हाँ, तो थंबनेल और टाइटल में पैसा देखा नहीं कि वीडियो पर क्लिक कर दिया। अगर ये नॉलेजेबल वीडियो होती तो आप क्लिक नहीं करते, शायद इसीलिए आपके पास में पैसा आता ही नहीं है। खैर, बैक टू द टॉपिक, मैं अपने यूट्यूब के पैसों का क्या करता हूँ, या फिर अभी तक मैंने जितना भी पैसा अर्न किया है उसका मैंने क्या किया है। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे क्रिएटर आपको बताते हैं कि हम यूट्यूब से कितना कमाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैं यूट्यूब से जो कमाता हूँ उसको कितना खर्च करता हूँ और कैसे खर्च करता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। और सही से खर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में ही मेरे साथ वाले कई सारे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए, मुझसे ज़्यादा कमाए हैं, लेकिन अभी उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। ना उनके पास खुद का घर है, ना उनके पास खुद की गाड़ी है, ना एक अच्छी लाइफस्टाइल है, कुछ भी नहीं है। वो सर्वाइव करने के लिए तड़प रहे हैं। तो आपका ऐसा हाल ना हो और आप मेरे बारे में जान पाओ कि मैं कहाँ पर कैसे अपना पैसा खर्च करता हूँ। तो 2 पार्ट में ये वीडियो रहेगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि अभी राइट नाउ मैं अपने पैसे को कहाँ पर खर्च करता हूँ, कितना खर्च करता हूँ। पहला ही पार्ट रहेगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि स्टार्टिंग से जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था यूट्यूब से, तब से तो अभी तक मैंने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर टाइम टू टाइम कैसे मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। मतलब स्टार्टिंग में जब 10,000 रुपये कमाए थे तब से लेके अभी तक, मतलब कैसे कैसे मैंने स्पेंड किए। मज़ा आएगा आपको, वीडियो में बने रहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि अभी मेरी टीम में जो लोग हैं उन पर मेरा खर्चा कितना होता है। तो पहले बता देता हूँ कि क्या क्या है टीम में। एक बंदा है जो कि ऑफलाइन है, यहीं पर छोटे मोटे काम करता है, जैसे कि अभी कैमरे के जस्ट पीछे वो खड़ा हुआ है। तो ऐसा एक बंदा प्रॉपर यहीं पर रहे जो कि कई सारे छोटे मोटे काम होते हैं वो करता है। एक थंबनेल डिज़ाइनर है जो कि सिर्फ थंबनेल बनाता है, सेकंड चैनल के, कभी मेन चैनल्स के भी। इसके बाद में एक वीडियो एडिटर है, वो जो फ्रीलांसिंग करता है कभी कभी। पहले हमारे यहाँ पे ऑफलाइन थे, अब फ्रीलांसिंग है, फिर ऑफलाइन आ जाएंगे कुछ, तो ऐसे चलता रहता है। तो ये हमारी छोटी सी एक टीम है। इसमें अब मंथली खर्चा कितना होता है टोटल, कभी थोड़ा ऊपर होता है, कभी थोड़ा नीचे होता है, क्योंकि कुछ कुछ कमीशन बेस पर है, कुछ सैलरी बेस पर है। तो लगभग एक एवरेज बता रहा हूँ, 30 से 40 हज़ार तो हमारी टीम में ही बढ़ जाता है। इसके बाद में अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी हम म्यूचुअल फंड में मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ स्टॉक्स में, अब मंथली स्टॉक में नहीं करता, मैं सही टाइम आने पर करता हूँ। तो एक वो हो गया। उसके बाद में मैं अपनी थोड़ी हेल्थ पर फोकस कर रहा हूँ, तो जिम का एक छोटा सा खर्चा है मंथली, लगभग 3 से 4 हज़ार। कुछ सप्लीमेंट्स में यूज करता हूँ, सप्लीमेंट में मैं वे प्रोटीन यूज करता हूँ, उसके अलावा एक पीनट बटर। उसके अलावा मैं कोई भी सप्लीमेंट यूज नहीं करता हूँ। अब इसके अलावा अगर अगर ट्रेवल होता है तो उसका खर्चा जुड़ता है। जितना ज़्यादा ट्रेवल होगा मंथली खर्चा उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर एक बार भी ट्रेवल किया है और अगर मैं अपने साथ किसी को ले जा रहा हूँ, अपने टीममेट्स को, अपनी फैमिली में किसी को, तो लगभग 20,000 एक एवरेज आंकड़ा आप मानिए, जो कि सिर्फ ट्रेवल पर खर्च होता है। उसके बाद में स्टे करेंगे उसका अलग से होता है। तो ओवरऑल एवरेज मान रहे हैं, कभी ये बहुत ऊपर जाता है, कभी ये बहुत नीचे जाता है। तो एवरेज आंकड़ा 40 से 50 हज़ार, 50,000 एवरेज मंथली खर्च हो ही जाता है। क्योंकि और भी कई सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो कि मैंने आपको गिनाए भी नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, वाईफाई का बिल हो गया, म्यूजिक साइट के सब्सक्रिप्शन हम कुछ लेते हैं वो हो गया, स्टॉक फुटेज के साइट के जो सब्सक्रिप्शन है वो हम लेते हैं, बुक्स का भी परचेस करते हैं, कुछ शॉपिंग कर ली थोड़ी बहुत। तो ये सब बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो एक एवरेज आंकड़ा 50,000 तो मंथली खर्च हो ही जाता है। कभी कभी ये आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ 1 लाख तक भी पहुँच जाता है। ठीक है, कभी कभी पहुँचता है, कभी नहीं पहुँचता है। क्योंकि मान लो अभी लास्ट मंथ की अगर हम बात करें तो मेरा ट्रेवल था वो बहुत हुआ था। मैं लगभग 2 बार दिल्ली गया था, एक बार मुंबई गया था, उस बीच में एक बार शायद लखनऊ भी उससे पहले हम गए थे। तो बहुत ट्रेवल था। तो ट्रेवल में स्टे करने में, वहाँ मेट्रो सिटी है तो इधर उधर जाने में बहुत खर्चा होता है। तो उस मंथ आई थिंक 1.5 लाख से ज़्यादा मेरा खर्चा निकल गया था। तो अभी की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि मेरा जो पैसा है वो कहाँ पर खर्च होता है। सीधी सी बात है, मेरे अपने काम पे खर्च होता है, मेरी हेल्थ पर खर्च होता है, मैं अपने ऊपर खर्च करता हूँ। फालतू खर्चे मैंने जितने हो सके उतने ज़्यादा कम कर रखे हैं। अब हम चलते हैं इस वीडियो के सबसे मजेदार पार्ट में, कि जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था तब मैं कैसे खर्च करता था स्टार्टिंग टाइम में। पहली इनकम कहाँ खर्च की, दूसरी कहाँ की, कितना बचाया, कैसे बचाया, बहुत ही मजा आएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि हम सभी लोग अपने फ्यूचर की टेंशन में एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तलाश में जरूर रहते हैं, क्योंकि एक सही इन्वेस्टमेंट आपको एक अच्छा रिटायरमेंट दे सकता है। और इसका एक सबसे अच्छा कन्वीनियंट ऑप्शन होता है स्टॉक मार्केट। और आज की डेट में आप सभी लोग देख रहे होंगे कि हर कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ब्रोकर में और एक फुल सर्विस ब्रोकर में क्या अंतर होता है? एक फुल सर्विस ब्रोकर आपको देता है रिसर्च बेस्ड एडवाइजरी एंड रिकमेंडेशन, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाती है। और इन्हीं सब में मेरे अकॉर्डिंग मोतीलाल ओसवाल वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के साथ साथ रिसर्च एडवाइस और स्ट्रेटेजी भी फ्री में ऑफर करता है। और इसी के साथ में आइए हम बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल के एडवांस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और इसके फीचर के बारे में। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो एमओ फीचर आपको रेडीमेड फ्री ऑप्शन स्ट्रेटेजी भी प्रोवाइड कराता है, जिसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग जो सही लगता है आप वो चूज कर सकते हैं। और इसी के साथ में मोतीलाल ओसवाल पहले 1 महीने के लिए
₹1000 तक इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन पर ये आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेते हैं। और मोतीलाल ओसवाल जो कि ना सिर्फ पहले 1 साल के लिए 0 एएमसी यानी कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस देता है, बल्कि इसी के साथ में आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी प्रोवाइड कराता है, जो कि आपकी क्यूरीज को तो सॉल्व करता ही है, साथ ही आपकी इन्वेस्टमेंट में भी मदद करता है। और मोतीलाल ओसवाल ऑफर करता है 0.20% ब्रोकिंग चार्जेस फॉर इक्विटी डिलीवरी। तो अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है तो फिर देर किस बात की। मोतीलाल ओसवाल के साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को आज ही शुरू करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. तो अब हम फाइनली बात करते हैं कि जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था तो तब से मैंने अभी तक क्या क्या किया उन पैसों का। ठीक है, मज़ा आएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब सुनने में। तो जब मैंने यूट्यूब से अर्न करना स्टार्ट किया था तब तक हमारे पास में कोई भी बहुत बड़ी सेविंग नहीं थी। मुश्किल से 50,000 रुपये की सेविंग नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा हलवाई का काम करते थे, मम्मी सिलाई करती थी, मेरा स्कूल था, ट्यूशन थी, एक सिस्टर है, उसके भी अपनी कुछ एजुकेशन पर खर्चे थे। तो ओवरऑल खर्चों में ही सब कुछ निपट जाता था, सेविंग इतनी नहीं बचती थी। तो जब मैंने अर्न करना स्टार्ट किया था तब हमारे पास में कोई भी सेविंग नहीं थी। मेरी जो पहली इनकम हुई थी वो हुई थी स्पॉन्सरशिप के थ्रू 10,000 रुपये। और उन 10,000 रुपयों को मैंने 2 दिन के अंदर अंदर ही पूरे खर्च कर दिए। कहाँ पर खर्च किए? मैंने लिया एक अच्छा सा फ़ोन 12,000 रुपये का, क्योंकि मेरे पास उससे पहले 6,000 रुपये का एक फ़ोन था जो कि बहुत दिक्कत दे रहा था। तो मेरा था कि जैसे ही मेरा पहला पेमेंट आएगा कहीं पर उसको कुछ नहीं करना, सबसे पहले अच्छा सा फ़ोन लो ताकि अच्छे से वीडियोस बन सके और अच्छे वीडियो बने भी। फिर उसके बाद में अगले ही महीने मेरी स्पॉन्सरशिप के थ्रू मैंने आई थिंक 30-40 हज़ार रुपये और कमा लिए थे। तो मैंने 7,000 रुपये की या फिर 8,000 रुपये की एक वॉशिंग मशीन हमने ली थी उस टाइम पे, तो सिर्फ वहाँ पर खर्चा किया था। उसके बाद में अपने काम में ही मैंने इन्वेस्ट किया था 200-300 रुपये, बहुत कम है। एक पॉप फिल्टर मैंने लिया था, उसकी मुझे ज़रूरत थी, वो मैंने लिया। उसके अलावा कहीं पर भी कोई भी खर्चा हमने नहीं किया। उस वक्त यूट्यूब का पेमेंट आ रहा था, स्पॉन्सरशिप का पेमेंट आ रहा था, फालतू कहीं पर मैंने खर्चा नहीं किया। स्कूल की जो फीस थी और कोचिंग की जो फीस थी फिर मैंने अपने ही पैसों से वो भर दी। ज़्यादा नहीं थी, इतनी भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ जितनी भी थी वो मैंने भर दी। उसके बाद में कोई खर्चा नहीं किया। फाइनली अपने काम में फिर से इन्वेस्ट किया। 30,000 रुपये का एक पीसी बनवाया। घर पर जगह नहीं थी तो पास में एक रूम लिया, उसका रेंट था 3,000 रुपये पर मंथ। वहाँ पर हमने एक सेटअप किया। तो सेटअप में ज़्यादा नहीं मान सकते हैं आप, 30,000 रुपये का एक कंप्यूटर था, 3500 रुपये की वाली टेबल थी, उसके बाद में ये कारपेट और ये कुछ थोड़ा बहुत उसमें डेकोरेशन करवाना, छोटा मोटा खर्चा था। तो 8-10 हज़ार रुपये आप वो एक्स्ट्रा मान सकते हैं। और उसी वक्त मैंने स्टोरी ब्लॉग जो कि एक स्टॉक फुटेज साइट है उसका सब्सक्रिप्शन लिया। इन्वेटो से मैंने कुछ म्यूजिक परचेस किए। उसके बाद में ये सस्ता सा पीसी हमने 30,000 रुपये का बनवाया था पहले, उसमें हमें वो परफॉर्मेंस नहीं मिल रही थी, तो मैंने लिया 60,000 रुपये का ये वाला लैपटॉप। और फिर अपनी एडिटिंग को इंप्रूव करने के लिए मैंने एक बंदा हायर किया एडिटिंग के लिए, और वो उस लैपटॉप में एडिटिंग करता था। अब लैपटॉप भी एक टाइम बाद जॉब दे गया, एक लेवल तक कि उसमें एडिटिंग हो पा रही थी। तो उसके बाद में फिर से हमने 1,30,000 रुपये का ये वाला पीसी बनवाया। फिर एक और पीसी हमने बनवा लिया, उसकी भी कॉस्ट लगभग आप 1 लाख रुपए मान सकते हो। तो जैसे तैसे हम काम में ही मैं इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ा अमाउंट सेविंग में ही जा रहा था, क्योंकि ट्रेवल मैंने उस वक्त बिल्कुल भी नहीं किया था, कहीं पर भी मैं नहीं गया था। खुद के ऊपर मैं कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं कर रहा था, कोई ब्रांडेड चीज़ें, कार, ये वो, घर वगैरह कुछ भी मैं नहीं खरीद रहा था, कुछ भी मैंने नहीं खरीदा। एक छोटे छोटे अपने काम में जहाँ पर लग रहा था कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, इस चीज़ को ऑपरेट करना चाहिए, वहाँ पर मैंने किया था। तो अब सवाल यहाँ पर ही आता है कि जो सेविंग में था उसका क्या किया। उसमें से कुछ रुपयों की हमने एफडी करा दी थी। उसके बाद में सेकेंड चैनल हमने लॉन्च किया, फिर से मैंने अपने काम में इन्वेस्ट किया, कैमरा खरीदा, लेंस खरीदा, एक अच्छी लाइटिंग खरीदी, और फिर से अपने काम में इन्वेस्ट किया। और कमाते कमाते मुझे लगभग 2 साल हो चुके थे, और 2 साल बाद फाइनली हमने अपने पैसों से एक प्लॉट लिया 22 लाख का। और हाँ, एक पॉइंट में यहाँ पर मिस कर चुका हूँ कि बीच में आप सभी को पता होगा क्रिप्टो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आया था, तो मैंने भी क्रिप्टो में लगाए थे। पहले दिन लगाए थे 20,000, वो हो गए थे पहले ही दिन 35,000 हो गए थे। बड़ा प्रॉफिट दिखा, लालच में आके थोड़े और लगा दिए, वो बड़े थे, लेकिन फिर एक ऐसा डाउनफॉल आया कि लगभग उसमें 50-60 हज़ार रुपये मेरे भी चले गए। खैर बहुत ज़्यादा नहीं गए उस वक्त के हिसाब से मेरे, लेकिन हाँ चले गए। उसके बाद में कभी भी मैंने ट्राई नहीं किया। तो फिर हमने 22 लाख का एक प्लॉट लिया और उस पर अपना घर बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में जो सेविंग थी, जो मतलब जितना पैसा बचा रखा था वो सारा उसमें लग गया, और फिर जो पैसा आ रहा था वो सारा उसमें लग रहा था जो घर हमारा बन रहा था। और फिर घर बनाने में, और खासकर एक अच्छा घर बनाने में आप सभी को पता है कि कितना ज़्यादा पैसा लगता है, तो बहुत ज़्यादा पैसा हमारा घर में ही लग गया। और घर में ही मैंने अपना एक ये वाला जो आप देख रहे हैं जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये स्टूडियो बनाया है, तो इसमें भी काफ़ी सारा पैसा खर्च हुआ है। लगभग आप मान सकते हैं 3 से लेके तो 5 लाख के बीच या फिर 4 लाख तक का खर्चा इसमें भी हुआ है। तो जब ये पूरा घर बन करके रेडी हो गया, मेरा ऑफिस, घर सब कुछ रेडी हो गया, इसके बाद में जो पैसा आ रहा था मैंने उसका क्या किया, फिर से हमने थोड़ा सेव करना स्टार्ट कर दिया। सेव किया, उसके बाद में फिर से मैंने अपने कुछ सेमिनार्स करना स्टार्ट किए। मैंने इंदौर में किया, पटना में किया, लखनऊ में किया, अपने यहाँ पर भी कुछ किए। तो उसमें भी कुछ खर्चा होता है, क्योंकि अगर बाहर जाते हैं तो ट्रैवल का होता है, स्टे का होता है,
सेमिनार के लिए जो हॉल होता है उसका रेंट होता है, स्पीकर्स होते हैं, उसके अलावा एंकर का होता है, कई सारे से छोटे मोटे बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो मैंने वहाँ पर भी अपना काफ़ी सारा पैसा लगाया। और लगभग 6-7 महीने पहले मेरी सिस्टर की शादी थी, तो उसमें भी लगभग 6 से 7 लाख रुपए लग गए। तो ये मेरा पूरा हिसाब किताब था स्टार्टिंग से लेकर तो एंड तक, और अभी का क्या चल रहा है वो मैंने आपको पहले बता दिया। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान से देखोगे तो मेरा जो मेन फोकस रहा है, मेरी मेन प्रायोरिटी रही है, वो अपना रहा है काम, कि सबसे पहले अपने काम में इन्वेस्ट करो, उसके बाद में खुद में इन्वेस्ट करो, और फालतू कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करो। मैं अगर चाहता तो 6 महीने के अंदर अंदर ही या फिर 1 साल के अंदर अंदर ही एक अच्छी सी बड़ी गाड़ी ले लेता। घर हमारे पास था नहीं, लेकिन हाँ रेंट पर रह रहे थे, तो एक गाड़ी ले लेता और उसमें अच्छा खासा अमाउंट खर्च होता रहता, लेकिन वो मैंने नहीं किया। अभी रिसेंटली मैंने लगभग कमाने के 3, साढ़े 3, 4 साल बाद मैंने अब कार ली, वो भी लिए सेकंड हैंड स्विफ्ट डिजायर। लगभग 4.5-5 लाख के आसपास हमें पड़ी है वो हमने ली है। अब मैंने सेकंड हैंड क्यों ली, क्योंकि लर्निंग सीखना है, और इतना बड़ा खर्चा बहुत बड़ा कार पर एकदम से मैं अभी नहीं करना चाहता। मैं फिर से अपने ऊपर, अपने काम में, और अभी कुछ फ्यूचर के जो थोड़ा बहुत प्लान है उसमें अगर पैसा लगाना है तो उसमें लगाएंगे, फालतू चीज़ों में इतना ज़्यादा नहीं लगाना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पास में बहुत पैसा है तो आप खर्च ही ना करो, सिर्फ बचा करके रखो, कंजूस बन जाओ, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास में पैसा है, बहुत पैसा है, तो खर्च करिए। अगर पैसा लिमिटेड है तो लिमिटेड चीज़ों में खर्च करिए, अपने काम में, अपने ऊपर, अपनी फैमिली पर, अपनी हेल्थ पर, जो नेसेसरी चीज़ें हैं ना उन पर पहले खर्च करिए। उसके बाद में थोड़ी ख्वाहिशों को मौका दीजिए। पहले ज़रूरतें, फिर ख्वाहिशें, और एक इमरजेंसी फंड आपके पास में हमेशा होना ही चाहिए। और लास्ट में आप सभी को एक बहुत ही गोल्डन लाइन में आपको दे रहा हूँ, जो कि मैंने पढ़ी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में। ध्यान से सुनना, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिख भी दूंगा, कि संपत्ति उसे कहते हैं जो कि आपने खर्च नहीं किए। अगर आपने खर्च कर दी, 50 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, 50 लाख आपके पास से गए, तो वो संपत्ति नहीं है। आपने कहीं पर खर्च कर दिया, वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति वो है जो आपने खर्च नहीं की, अभी खर्च कर दी तो संपत्ति नहीं कहलाती। आई होप इस लाइन को आप ध्यान से समझ चुके होंगे, और मेरी पूरी जर्नी को मैंने कहाँ पर कैसे खर्च किया, अपने काम में, अपनी टीम में, अपने जो टूल्स है, प्रोडक्शन क्वालिटी जो इसको बढ़ाने में, इसी जगह मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, और आगे भी मैं इसी में इन्वेस्ट करूँगा। खैर, अपनी ख्वाहिशों को भी मैं मौका दूंगा जब बहुत ज़्यादा पैसा रहेगा तो, लेकिन पहले ज़रूरतों पर। आई विश आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।